नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और कल संसद में एक ऐतिहासिक दिन था जब राज्यसभा में 3 तलाक विधेयक, 3 तलाक जो बिल था वो पारित हो गया। हालांकि इससे पहले संख्या बल के आधार पर विपक्ष ने कई बार इस बिल को राज्यसभा में अटका लिया था, लेकिन संख्या बल होने के बावजूद विपक्ष कल नाकाम रहा और 3 तलाक बिल, 3 तलाक विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया। मुस्लिम महिलाओं की दृष्टि से बात करें तो अपने आप में उनके लिए एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ये उनके लिए एक बड़े बदलाव का है, उनके लिए बड़े सम्मान का दिन था कि जिस तरह से 3 तलाक विधेयक पारित हुआ। लेकिन अगर सरकार की दृष्टि से देखें तो सरकार की दृष्टि से भी ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज्यसभा में सरकार के पास अब तक बहुमत नहीं है, लेकिन विपक्ष के बहुमत के बावजूद सरकार इस बिल को पारित कराने में कामयाब रही, सफल रही। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यह बिल पारित हुआ और इससे पहले भी हमने देखा राज्यसभा में सरकार अपने एजेंडे को बढ़ाने में कामयाब रही, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि विपक्ष अब और बिखर रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद हम लगातार देख रहे थे कि विपक्ष में भगदड़ थी, विपक्ष के कई नेता पाला बदल रहे थे और हमने विपक्ष की सरकार कर्नाटक में जो है जेडीएस कांग्रेस की सरकार को गिरते हुए भी देखा कि किस तरह से अंदर खाने ये सरकार अपने आप में टूट पड़ी। उसके बाद अब देख रहे हैं कि संसद में फ्लोर पर भी विपक्ष बिखर रहा है। तो ये टूटता बिखरता विपक्ष है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इससे पहले कि आगे बढ़े जरा ग्राफिक्स के जरिए नजर डाल लेते हैं कि दरअसल अहम बिंदु क्या है, जिन बिंदुओं के आधार पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा, राज्यसभा में विपक्ष बहुमत में है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये बिल पारित हुआ अपने आप में वो बहुत बड़े संकेत हैं। विपक्ष के बहुमत के बावजूद सरकार ने 3 तलाक बिल राज्यसभा से पारित करा लिया, ये एक बड़ी जीत सरकार की रही। विधेयक के पक्ष में 99 वोट पड़े और विपक्ष में 84 वोट पड़े। जी हाँ, पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े। कांग्रेस के 4 सांसद मतदान से गैर हाजिर रहे, ये अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है। 4 सांसद मतदान से गैर हाजिर रहे कांग्रेस के। सपा के 6, एनसीपी के 2 और टीएमसी के 1 सांसद वोटिंग से नादारत रहे। आप देखिए कि कौन कौन सी पार्टी है। बसपा ने 3 तलाक के बिल के विरोध में भाषण दिया, पर 4 सांसद वोटिंग से गायब रहे। अपने आप में ये दिखा रहा है। इससे पहले भी राज्यसभा में सरकार ने कई अहम विधेयक पारित करा लिए, हालांकि सरकार के पास संख्या बल नहीं है। संसद के चालू सत्र में विपक्ष में कोई तालमेल नहीं है, पूरी तरह से विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ दिख रहा है और कांग्रेस विपक्ष को नेतृत्व देने में नाकाम रही है। बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस विपक्ष को नेतृत्व देने में नाकाम रही है और दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। और दो टूक के मेरा आज के सवाल है दो टूक का आज का पहला सवाल। पहले टूटा, अब संसद में बिखरा विपक्ष, क्या विपक्ष खुद है इस बिखराव का जिम्मेदार? जी हाँ, पहला सवाल। पहले टूटा, अब संसद में बिखरा विपक्ष, क्या विपक्ष खुद है इस टूट का जिम्मेदार, इस बिखराव का जिम्मेदार? आज का पहला सवाल है। दो टूक का आज का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दो टूक का आज का दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस विपक्षी दलों को एकजुट करने में नाकाम हो रही है? आज की इस डिबेट में मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ 3 मेहमान हैं और इसके अलावा कोलकाता से मेरे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं एक एक करके अपने मेहमानों का परिचय कराता हूं। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में जुड़ रहे हैं के शर्मा जी। के शर्मा जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। और इसके अलावा मेरे साथ विजय कौशिक जी हैं। विजय कौशिक जी राजनीतिक मामलों के जानकार हैं और साथ साथ कांग्रेस को डिफेंड करते हैं, कांग्रेस के पक्ष में बात करते हैं। मेरे साथ मनोजीत मंडल साहब भी जुड़ रहे हैं कोलकाता से। मनोजीत मंडल जी टीएमसी के सपोर्टर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले विजय कौशिक जी, आपसे शुरुआत करता हूं। विजय कौशिक जी, बड़ी बात यह है कि देश को एक मजबूत विपक्ष चाहिए और मेरे जैसे लोगों को भी लगता है एक मजबूत सरकार है, बिल्कुल ठीक है, एक मजबूत सरकार देश में होनी चाहिए, लेकिन देश में एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। आज विपक्ष जो है टूट रहा है, बिखर रहा है और कांग्रेस इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार है। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस कतई जिम्मेवार नहीं है। कांग्रेस अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रही है, लेकिन जब सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में आ जाए कि सत्ता का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष को मिटाने की पूरी कोशिश करें तो आप क्या करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? मैं आपको बताता हूं पिछले दिनों किस तरह की घटनाएं। मैंने जो सवाल पूछा इसलिए पूछा और ये बड़ा अहम बात है विजय जी,
सवाल है, आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष जिम्मेदार है, सवाल यह है कि राहुल गांधी आज कहां हैं? संसद का सत्र चल रहा है, राहुल गांधी कहां हैं? सवाल यह है, कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका अध्यक्ष आज कौन है? क्या कोई क्लैरिटी है देश में? विपक्ष के दल जानेंगे कि कौन है कांग्रेस का अध्यक्ष, कौन है और राहुल जी कहां हैं? सवाल यह है कि आखिर सत्ताधारी दल देश के दुश्मनों की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है दूसरे विपक्षी दलों से? मैं आपको बताता हूं कि जितने भी चेहरे आपने आज के इस कार्यक्रम में दिखाए हैं, कौन सा ऐसा चेहरा है जो सीबीआई ईडी की जांच से बचा हुआ हो? हरियाणा का ही मुद्दा ले लीजिए, भूपेंद्र हुड्डा जी को इन्होंने झूठे केसों में फंसा रखा है, कुलदीप बिश्नोई पर छापे मार दिए। जब महाराष्ट्र के नेता हैं, यानी आप कह रहे हैं कि कल जिस तरह से वोटिंग हुई, आप कह रहे हैं कि ईडी का शिकंजा था, इसके कारण विवेक तनखा वोट देने नहीं आए, क्योंकि कांग्रेस के जो लोग वोट देने कल गैर हाजिर है उनमें विवेक तनखा भी थे। क्या शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, क्या ये ईडी के दबाव के कारण कल वोट देने नहीं आए? करना चाहते थे कांग्रेस में, जैसी भाजपा को पता चला प्रफुल्ल पटेल जी के पास ईडी का नोटिस चला गया। खुद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनावी सभाओं में कहा कि वे राहुल गांधी जी को नोटिस भेजते हैं, लेकिन वो लेते नहीं है। नहीं, वो नहीं भेजते, उन्होंने खुद कहा था, नहीं वो नहीं भेजते ना, प्रधानमंत्री थोड़ी नोटिस भेजेगा राहुल गांधी को। उन्होंने तो ये कहा नोटिस जाते हो नहीं स्वीकार करते, तो ठीक बात है। अगर किसी ने बताइए ना उस विभाग की समस्या है, अगर किसी ने करप्शन किया तो उसको नोटिस नहीं जाएगा क्या? ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किसको नोटिस भेजा जाना है, अगर किसी ने करप्शन किया तो नोटिस नहीं जाएगा क्या? अगर किसी ने करप्शन किया उसको नोटिस नहीं जाना चाहिए क्या? घोटाले में कितने झूठ बोले इस सरकार ने। इन्होंने कहा एपी का मतलब अहमद पटेल, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। वो चार्जशीट में आपने ये सब बातें क्यों नहीं कही? तो यानी विपक्ष, यानी अगर मैं आपकी आने वाले समय में डाला जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो? यानी आप, अरे भाई जो सब है ना, जांच के आधार पर धीरे धीरे वो भी नाम आएंगे। समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है? सब इनकी चंगुल में फंसे हुए। आपकी बात का मतलब निकालूं तो विपक्ष जो है सरकार और सरकार की जांच एजेंसियों के चंगुल में है, इसलिए कल इस तरह की वोटिंग हुई। ठीक है, इसी तरीके से चलिए ठीक है, आपने ये बात कही तो मैं इस पर मनोजीत मंडल साहब का भी, उनका भी व्यू ले लेता हूं। मनोजीत मंडल जी, क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी भी दबाव में है? क्योंकि जिस तरह से हमने आरटीआई का देखा, ये सिर्फ 3 तलाक की बात नहीं है, ऐसे कई विधेयक आए। आरटीआई के जब जो संशोधन विधेयक था उसमें भी टीएमसी के 4 सांसद गैर हाजिर थे, तो क्या ममता जी और उनके सांसद भी दबाव में हैं इन जांच एजेंसियों के? नहीं, देखिए ये तो दबाव तो है, डालने की कोशिश हो रही है, बहुत दिन पहले से हो रहे, 4-5 साल तो हो गए। वो यहाँ का असेंबली इलेक्शन के पहले भी हो रहा था, लेकिन इसके लिए ये तो रूलिंग पार्टी का एक तरीका होता है, एक स्ट्रैटेजी होता है अपोजिशन को डराने के लिए, धमकाने के लिए। लेकिन ये भी सच है, हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन अध्यक्ष होगा, इन लोगों का अंदरूनी मामला है। लेकिन ये भी सच है, आप अगर देखोगी सत्ता में 4-5 बड़े स्टेट के बाद बीजेपी ने सत्ता में नहीं है। आप अगर देखेंगे तो यूपी, महाराष्ट्र, अभी कर्नाटक में आए और गुजरात, इसके अलावा आप देखेंगे तो अपोजिशन के पास बड़े बड़े स्टेट है। ये मामला अपोजिशन को समझना चाहिए। इनके पास दिल्ली में पावर में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि संसद में आपका कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है मनोजीत मंडल जी? यही तो विपक्ष जो है बिखरा हुआ क्यों है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। बिल्कुल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। इसके लिए आप ये कह सकते हो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थोड़ी बहुत तो है कि वो सबसे बड़े पार्टी है, उनको ये समझना चाहिए। देखिए 2 महीने हो गए उनका कोई अध्यक्ष नहीं, और मुझे नहीं लगता राहुल गांधी को मैदान छोड़ के भागना चाहिए था। ये सिर्फ 1-2 मीडिया चैनल की वजह से जो वो साहब जो क्या कहते हैं, हम नाम ले लूंगा, क्या टेढ़ा पब्लिक क्या है, नाम हम नहीं ले रहा है, उनके वजह से लगता है मुझे राहुल गांधी मैदान छोड़ के भाग चले गए। क्यों जाना चाहिए था? आपको मैदान में आना चाहिए। से डर गया वो नेता बनेगा, क्या मूर्खतापूर्ण तर्क दे रहे हैं। अगर राहुल गांधी डर के भागा आना चाहिए। ये देखिए ममता दी, भाई साहब देखिए ममता दी, अरे बात तो खत्म करने दीजिए ना, साथ में करेंगे। अरे बात तृणमूल कांग्रेस, अरे तो यहाँ भी विपक्ष बिखर रहा है। मैंने वही यहाँ भी कांग्रेस और टीएमसी बिखर रही है, और अशोक जी बिखरा हुआ है। यहीं पर विपक्ष बिखर गया। संसद की बात छोड़िए, मैं संसद की बात कर रहा था, यहीं पर कांग्रेस समर्थक और कांग्रेस समर्थक जो है यहीं पर बिखर गए। लेकिन मैं 1 मिनट, मैं दादा आपके पास आता हूं, उससे पहले मैं के शर्मा जी आपके पास। के शर्मा जी,
क्या सीधे सीधे मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है? क्या ईडी का, दूसरी जांच एजेंसियों का दबाव है? अचानक से ऐसे ऐसे सांसद जो कि संसद में खड़े होते हैं और इस बिल के विरोध में बोलते हैं, वोटिंग के टाइम आता तो वो गायब हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है? ऐसी कौन सी जादू की छड़ी बीजेपी के पास है भाई? अशोक जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि सत्ता पक्ष का ये की जिम्मेदारी नहीं है कि वो विपक्ष को मजबूत करे। विपक्ष यदि अपने आप में मजबूत होता है तो उसको होना चाहिए, अच्छी बात है। लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत कमजोर करने की जिम्मेदारी है क्या? नहीं, सरकार कमजोर करना यदि ये अपने नीतियों के कारण से, अपने नेतृत्व के कारण से और अपनी नीयत के कारण से यदि ये कमजोर हो रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे देखिए, किसी भी संगठन के लिए और किसी भी गठबंधन के लिए बहुत आवश्यक 3 तत्व आप भी समझते हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उस गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है, उस संगठन का नेतृत्व कौन कर रहा है, उसकी नीतियां क्या हैं, उसकी एक्चुअल नीयत क्या है, ये बहुत प्रमुख होता है। जो वहां सांसद बैठे हैं वो सांसद कोई ऐसे नहीं है, वो सब अनुभवी लोग हैं। और वो जान रहे हैं कि क्या हो रहा है वास्तव स्थिति में। केवल सरकार ये, यदि कोई दल ये करना चाहे कि बेवजह के, अब ट्रिपल तलाक का आपने मुद्दा उठाया, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कल आपने, यदि मैं सच्चाई से कहता हूं कि आप लोकसभा और राज्यसभा के आप डिबेट को सुन लीजिए, विपक्ष के डिबेट को उठा लीजिए, और एक डिबेट में, एक में भी किसी ने, एक भी विपक्ष के लोगों ने यदि कोई लॉजिकल बात की हो, विषय डिबेट नहीं है, मेरा विषय लॉजिक की बात नहीं है, उसके अलग बात है। सुनिए, अशोक जी वैसा नहीं है, जो लोग खड़े होकर विरोध करते हैं वोटिंग के समय कहां गायब हो जाते हैं? इन लोगों ने उसमें भाग भी नहीं लिया, उसका कारण बता रहा हूं। वही तो जानना मैं चाह रहा हूं। डिबेट आपको इसलिए बता रहा हूं, जब दबाव मंगाई है जो नहीं, देते हैं आप सदन में, जब कि आपकी विरोध में नीति, बोलते हुए सब बाहर वो चले वोट जाते नहीं हैं। दे अब पाते। मेरी बात सुनिए, जब आपकी वो दवाई क्या जब है आपकी नीति ऐसी होगी, उसका नाम जब ED और आपकी नीति CBI है, उस होगी, दवाई का नाम। आपका नेतृत्व कोई नहीं होगा जो कि कोऑर्डिनेशन करने वाला हो, जिसके, अब आपने ठीक प्रश्न उठाया, जब से सदन चल रहा है 2 दिन के बाद राहुल गांधी जो विदेश गायब हुए तो फिर गायब ही हैं, वो कहीं शक्ल नहीं आ रही उनकी, कौन बैठक ले, कौन गठबंधन को मैनेज कर। 1 मिनट, और रही बात, जब मैं जो नीति की बात कर रहा हूं भाई, ये नीति क्या थी? आप जो है लोकसभा में तो समर्थन कर गए 3 तलाक का, और राज्यसभा आते आते आपकी 4 दिन के अंदर पैरेलल खड़ा गए, आप वहां विरोध करने लगे। तो आपके ही लोग इस बात को नहीं समझ रहे, ये भी समझ रहे हैं कि विरोध बिना किसी कारण के कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, बेवजह के लिए गलत आपकी नीयत, आपकी नीति और आपका नेतृत्व तीनों बिखरा पड़ा हुआ है, कोई आपके दिशा नहीं है, लोग आपसे असंतुष्ट स्थिति में बैठे हैं, तो वो स्वाभाविक रूप मैं यही जानना चाहता हूं, विपक्ष क्यों बिखरा? अवधेश जी, विपक्ष का बिखराव, क्या विपक्ष जिम्मेदार है या फिर सरकार के पास कोई जादू की छड़ी है? और वो जादू की छड़ी जो है वो क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा विजय कौशिक जी कह रहे हैं, ईडी है और बाकी जांच एजेंसी है। क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि जो कुछ विजय कौशिक का, ये सब सरलीकरण है चीजों का। ये लोग, देश में एक व्यापक बदलाव की जो परिघटना है, जब आप उसको ठीक से नहीं समझ पाते हैं तब आप छोटे छोटे कारण तलाशते हैं। जिस कांग्रेस से आप ये कल्पना कर रहे हैं कि वो शायद विपक्ष को एक करेगी, वो खुद ही बिखरी हुई है, वो कैसे ये उसको आप कैसे मानते हैं करेगी ये? मोटे तौर पर आप कांग्रेस को इसके लिए नहीं, मैं कांग्रेस को, मैं एक वातावरण को जिम्मेवार मानता हूं, और वो वातावरण ये है, देखिए, राजनीति का बदलाव समाज की मानसिकता से होती है, और एक व्यापक बदलाव भारत में 2014 से 2019 तक हुआ है, और उस समाज की मानसिकता वो नहीं है। पहले क्या होता था कि समाज की सोच कुछ और होती थी, और संसद में कुछ पार्टियां और बोलती थी, उनको एक वोट बैंक की चिंता रहती थी। अब एक दूसरे वोट बैंक की चिंता खड़ी हो गई है। अब मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि भाई ईडी का है, सत्ता की लालच है। अगर सत्ता का ही लालच होता तो कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री तक इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि वहां लोकसभा चुनाव में 26 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी को आ जाती है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की ताकत बड़ी है, और ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस समय देश में एक साथ कई प्रकार के वातावरण हैं। लोगों को एक तो ये महसूस हुआ, अरे भाई साहब, बीजेपी पे जा कौन रहे हैं? आप देखो ना, अमित शाह के नेतृत्व सब यहाँ का जो बलात्कारी है, जो क्रिमिनल है, उन लोगों को स्थान बीजेपी में हो रहा है।
दूसरा एक मिनट, राष्ट्रीयता का नहीं, हाँ। राष्ट्रीयता और हिंदुत्व को आज तक जिस ढंग से एक सांप्रदायिक और फासीवाद बनाया जा रहा था, वो जनता के अंदर वो भाव देश में उठी है, और वो भाव इस समय व्यापक रूप से समाज को और राजनीति को प्रभावित कर रही है। तो राजनेताओं को भी लगता है कि इस धारा से परे अगर हम जाएंगे तो जनता हमें नकार देगी, राजनीति इसलिए लोग भाजपा में कुछ आना चाहते हैं, और जो भाजपा में नहीं आ रहे हैं वो ऐसे बिलों को किसी ढंग से वो पास हो जाए। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, क्योंकि तमाम मैं मनोजीत मंडल जी आपके पास ही आ रहा हूं। मैं एक मिनट मैं आ रहा हूं उस पर, एक मिनट मनोजीत मंडल जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि जो अवधेश जी ने कहा उसमें एक बड़ी बात यही है कि बहुत से मुस्लिम मौलाना आज यही कह रहे हैं कि हमको दरअसल ये पार्टियां जो है जो विरोध के नाम पर झंडा उठा रही थी और कह रही थी 3 तलाक बिल को पास नहीं होने देंगे, वो दरअसल डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। वो अंदर अंदर चाहती थी बिल पास हो जाए, इसलिए उन्होंने मैनेज करवा दिया। ये मुस्लिम मौलाना कह रहे हैं कि हमको धोखा दिया गया। जो लोग खड़े होकर बोलते रहे, क्योंकि टीएमसी का भी एक सांसद कल भी गैर हाजिर था राज्यसभा से वोटिंग के समय। ना देखिए अशोक जी, देखिए ट्रिपल तलाक की बिल के बारे में जहां तक सवाल है, प्रिंसिपली किसी को ये अपोजिशन नहीं था, हम सब सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो क्रिमिनलाइजेशन के बारे में जो बात क्लॉज था, आप अगर सोचिए ना, तलाक का मतलब क्या होता है? डिवोर्स हम भी देते हैं, हम भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम डिवोर्स देते हो क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। लेकिन कोई मेरा मुस्लिम भाई अगर डिवोर्स देगा वो तो क्रिमिनल माना जाएगा। मैं कह रहा हूं मेरा बहस का विषय तलाक पर बैन नहीं है सर। एक मिनट तलाक के बिद्दत, हाँ ठीक है। अरे क्या कौन चिल्ला रहा है भाई साहब? बात तो करने दीजिए ना, शांत हो जाइए। मनोजीत जी, मेरा बहस का विषय ये भी नहीं है कि 3 तलाक बिल क्या है, मैं सिर्फ कह रहा हूं अगर इसके विरोध में थे, आपको लगता था क्रिमिनलाइजेशन ना हो, तो सवाल है कि आपके सांसद वोटिंग के समय गैर हाजिर क्यों हो गए? आखिर क्यों नहीं गिरा दिया आगे बढ़कर इस विधेयक? नहीं देखिए, तो अपना हारना है क्या अपने क्षेत्र में? मैं वही तो जवाब चाहता हूं। एक मिनट, मैं अवधेश जी वही जवाब ठीक है, मनोजीत जी को जवाब दें। मनोजीत जी। अरे कौन साहब इतना चिल्ला रहा है भाई साहब? थोड़ी तो शांत हो जाइए ना, आप बोलिए डिबेट को। देखिए वो 2-3 सांसदों का तबीयत ठीक नहीं है, हम सबको मालूम है। हम के वो एक का उनका वाइफ बहुत सिक है, हमको पता है, जो नहीं थे काल। ये इसके साथ कोई पॉलिटिकल मामला नहीं था। हम लोगों का जो अपोजिशन था सिर्फ एक क्लॉज के जरिए, और मुझे ये भी लगता है सुप्रीम कोर्ट में तो मामला जाएगा, आप देखिए ना क्या होता है। मुझे ये लगता है कि आर्टिकल जो 14 है उसके जरा ये अपोज करते हैं, लेकिन ये बात ये नहीं है। अपोजिशन बिखरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप अगर देखोगे बीजेपी में कौन जा रहा है? अपोजिशन से जो जा रहा है सब बलात्कारी है। अब देखिए यूपी में क्या हुआ, यूपी वो सब तो समाजवादी पार्टी में थे, बीएसपी में थे, अभी बीजेपी का संपद बन गए वो सब तो बलात्कारी थे। आप देखिए किसी पार्टी ने हुई क्यों नहीं जारी किया? ये सवाल है हमारे पास बीजेपी में जो जा रहे हैं उन लोगों का रिकॉर्ड भी जारी नहीं हुआ। हर जगह जो दल बदलू होते हैं ना, उनका रिकॉर्ड इतना ही खराब होता है। मान लीजिए 1-2 सांसदों की तबीयत खराब हो सकती है, उनके घर में 240 जो है राज्यसभा की स्ट्रेंथ थी, उसमें से 184 सांसदों ने वोट किया है। बीजेपी का विप था, बाकी पार्टियों का विप भी नहीं था, और ये 50 से ज्यादा सांसदों की तबीयत खराब हो गई। जमीनी सच्चाई को आपको समझना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर जनता का कोई दबाव नहीं था, क्योंकि जनता अपने जनप्रतिनिधि चुनकर भेज देती है, आगे के डिसीजन उन्हें लेने हैं। अब अगले चुनाव तक तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो असली जमीनी हकीकत है, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि संजय सिंह जी राज्यसभा के सदस्य थे कांग्रेस की तरफ से। ऐसा क्या उनके ऊपर मुसीबत आन पड़ी कि कांग्रेस से इस्तीफा देकर एक सीट को छोड़कर वो भाजपा में शामिल हो गए? आप बताइए, मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह से इन्होंने कर्नाटक में सरकार तोड़ी लालच देकर विधायकों को, इसका मतलब मैं कह रहा हूं हर तरह से भाजपा गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। इसका मतलब कांग्रेस में टेंटेड लोग हैं जिनके ऊपर दबाव डालो वो। हाँ बिल्कुल, हर तरह से गुंडागर्दी भी उनके साथ हो रही है। सीबीआई जांच, ईडी का। पहले समझाइए कि भाषा की मर्यादा मैं पूरी बताइए कौन सी गलत भाषा का इस्तेमाल किया है शर्मा जी, कौन सी गलत भाषा
भाषा का इस्तेमाल किया, बताइए। देखो सरेआम धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा के नेता, बताइए ना क्या गलत किया। भाषा शैली सुधार किया, ये बताइए देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी चुनाव से पहले। के शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक अशोक के शर्मा जी, जी 2014 के चुनाव से पहले भाजपा देश और दुनिया की सबसे गरीब पार्टी थी, आज सबसे अमीर पार्टी बन गई। जांच तो इनकी होनी चाहिए, लेकिन आज हर विपक्षी नेता की जांच चल रही है शर्मा जी, सीबीआई और ईडी में। एक मिनट, के शर्मा जी, में इतने वकील हैं, कांग्रेस के 1-2 केस डाल देना चाहिए। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जब आकर किस तरह से अन्याय और अत्याचार फिर आप चीजें न्याय व्यवस्था में भी क्या गड़बड़ गुलाम नबी आजाद जी ने आज का, एक मिनट, राजनीतिक पार्टियां अपनी बीमारी को नहीं समझेंगी, देश के वातावरण ठीक है, समझी पड़ी है। आज तक किसी भी सत्ताधारी दल ने शरद पवार सबके सब चोर और डाकू हो गए, शरद पवार उपलब्ध नहीं थे। क्या सारे के सारे विपक्ष के नेता चोर और डाकू हो गए, बाहर चले गए, पर ईडी के समझ बाहर चले गए। क्या बात कर रहे हैं? मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, क्योंकि कई सवाल आज गुलाम नबी आजाद साहब जो कि राज्यसभा के में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए, मैं उन सवालों का जवाब भी लेने की कोशिश करूंगा के शर्मा जी से। बड़ी बात यह है, जैसे मैं फिर कह रहा हूं कि 240 स्ट्रेंथ थी और 184 लोगों ने वोट दिया, और अवधेश जी ने एक बहुत वैलिड सवाल उठाया कि आखिर बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने व्हिप जारी क्यों नहीं किया। क्या सिर्फ 3 तलाक का उनका विरोध जो है दिखावा था, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, क्योंकि वोटिंग के समय कहां चले गए सांसद अगर आप इतने ही इस बिल के विरोध में थे। हालांकि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं इस बात से खुश हैं और देश में ज्यादातर लोगों में खुशी का माहौल है कि आखिर ये बिल पास तो हुआ, लेकिन विपक्ष का बिखराव एक चिंता की बात लोकतंत्र के लिए जरूर है। आऊंगा इस पर इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आपका लेटर। सबसे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना? एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया, नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम विपक्ष के बिखराव की बात कर रहे हैं। 3 तलाक विधेयक जिस तरह से राज्यसभा में पारित हुआ, अपने आप में ये सरकार की बड़ी जीत है, मुस्लिम महिलाओं की बड़ी जीत है, लेकिन सरकार की एक बड़ी जीत है क्योंकि राज्यसभा में अब तक इस बिल को जो विपक्ष है अपनी संख्या बल के आधार पर रोकता रहा था। और सिर्फ यही नहीं, अगर राज्यसभा का सत्र देखें या लोकसभा का ये संसद का सत्र देखें तो सरकार अपने एजेंडे को बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ा रही है, लेकिन विपक्ष उसको जो है काउंटर नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा, इसी पर हम बात कर रहे हैं।
करें, हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। के शर्मा जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हैं, हमारे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, स्तंभकार हैं, पत्रकार हैं, विजय कौशिक जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मनोजीत मंडल जी टीएमसी समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। के शर्मा जी, आज बड़ी दिलचस्प बात कही है गुलाम नबी आजाद जी ने। उन्होंने कहा था कि सरकार ने हमको दरअसल जो अंधेरे में रखा। यह कहा गया कि भाई आप अपने बिल की लिस्ट दे दीजिए, कौन कौन से बिल आप सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं वो लिस्ट दे दीजिए। तो हमको लग रहा था कि सरकार उस पर विचार करेगी। अचानक सुबह देख रहे हैं तो जो है ये राज्यसभा का ये 3 तलाक का वो आ गया। तो आपने दरअसल लोगों को गुमराह किया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। गुलाम नबी साहब जो है प्रतिपक्ष के नेता हैं, इतने अनुभवी नेता हैं, और बीएससी की जो मीटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट कांग्रेस के लोग भी करते हैं। डेली जो है आपको भी जानकारी है, बिल आने से पहले उसकी मीटिंग होती है। उसके दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम विपक्ष के बिखराव की बात कर रहे हैं। 3 तलाक विधेयक जिस तरह से राज्यसभा में पारित हुआ, अपने आप में ये सरकार की बड़ी जीत है, मुस्लिम महिलाओं की बड़ी जीत है, लेकिन सरकार की एक बड़ी जीत है क्योंकि राज्यसभा में अब तक इस बिल को जो विपक्ष है अपने संख्या बल के आधार पर रोकता रहा था। और सिर्फ यही नहीं, अगर राज्यसभा का सत्र देखें या लोकसभा का ये संसद का सत्र देखें तो सरकार अपने एजेंडे को बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ा रही है, लेकिन विपक्ष उसको जो है काउंटर नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। के शर्मा जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़े हैं, हमारे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, स्तंभकार हैं, पत्रकार हैं, विजय कौशिक जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मनोजीत मंडल जी टीएमसी समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। के शर्मा जी, आज बड़ी दिलचस्प बात कही है गुलाम नबी आजाद जी ने। उन्होंने कहा था कि सरकार ने हमको दरअसल जो अंधेरे में रखा। यह कहा गया कि भाई आप अपने बिल की लिस्ट दे दीजिए, कौन कौन से बिल आप सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं वो लिस्ट दे दीजिए। तो हमको लग रहा था कि सरकार उस पर विचार करेगी। अचानक सुबह देख रहे हैं तो जो है ये राज्यसभा का ये 3 तलाक का वो आ गया। तो आपने दरअसल लोगों को गुमराह किया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। गुलाम नबी साहब जो है प्रतिपक्ष के नेता हैं, इतने अनुभवी नेता हैं, और बीएससी की जो मीटिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट कांग्रेस के लोग भी करते हैं। डेली जो है आपको भी जानकारी है, बिल आने से पहले उसकी मीटिंग होती है, उसके आवर्स तय किए जाते हैं, कितने घंटे डिबेट होंगे, क्या होंगे, ये सारी चीजें चर्चा में होती हैं, तब जाकर संसद में आता है। इतनी जो है गुमराह कर रहे हैं, वो तो जो बात बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो उनको 2-4 दिन ही हुए हैं संसद में आए हुए। गुलाम नबी साहब ऐसी भाषा ना बोले। और इस तरह ये मैं इसीलिए आपको बताऊं कि जब क्या है, ये एक तरह का, एक मैं शब्द आपको प्रयोग करता हूं, जो बात अभी कांग्रेस के समर्थक यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं या जो तर्क दे रहे हैं, ये सब जो है एक तरह का विधवा विलाप है अशोक जी। ये विधवा विलाप इसलिए है क्योंकि इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें सत्यता कुछ नहीं है। सत्यता ये है, ये सत्यता इसलिए है क्योंकि जब आपकी सत्ता चली जाती है और आप चुनाव हार जाते हैं तो आप उन्हीं बातों को, रटी रटाई बातों को आप चिल्लाते हैं, और कुछ आप वास्तु, ये इसको कहते हैं कि जब आप अपना आत्मनिरीक्षण नहीं करते, आप सही रूप से समीक्षा नहीं करते। मैं आज भी कह रहा हूं, 2014 में जब कांग्रेस हारी, उसने अपनी हार का सही समीक्षा नहीं किया। उसी का परिणाम था कि वो 5 साल तक एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष के रूप में सरकार में काम करती रही, और आज भी उसका ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है और जो तमाम दलों का है, जो इनके बीच में आपस में, आपने देखा लोकसभा चुनाव में ये एक नहीं हो पाए, आज ये क्या एक होंगे। और यहाँ तो ये जो मनोजीत मंडल जी बैठे हैं, जिस पर उसके समर्थक हैं, इनके ममता जी को कौन पूछ रहा है? इनके ममता जी को पूछने वाला इस विपक्ष में कोई नहीं, राहुल गांधी को पूछने वाला इस विपक्ष में कोई नहीं। इसमें सब एक दूसरे के ऊपर हावी होना चाहते हैं, सब सत्ता के कुर्सी चाहते हैं, और आपस में इनका किसी का विचारधारा का मेल है न इनके विषयों का मेल है। 1 मिनट के शर्मा जी, मनोजीत जी, क्या विपक्ष में आपस में क्या कोई रणनीति नहीं है? क्योंकि मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर बड़ी बात यह है कि अगर 3 तलाक का विरोध करना था तो टीएमसी ने व्हिप जारी क्यों नहीं किया? क्यों उसका एक सांसद जो है गैर हाजिर हो गए? देखिए,
पहले बात ये, मैं बहुत ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ शर्मा जी ने जो बात की है। अरे देखिए, एक तरफ से महिला सशक्तिकरण के बात करते हैं और बोलते हैं विधवा विलाप, ये ठीक नहीं है भाई साहब, ये आपकी भाषा ठीक कीजिए, ये सेक्सिस्ट लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, आगे बढ़े। हिंदी के इतने बड़े विद्वान नहीं हो यार, शब्द को छोड़ दीजिए, विषय पर आ जाइए। विद्वान नहीं हो आप, किसी को भी पूछिए, चलिए शब्द को छोड़कर विषय पर आ जाइए। लेकिन ये समझते हैं महिला अस्मिता नहीं, अरे इतना हिंदी समझते हैं, ये बहुत सेक्सिस्ट है। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, आप विषय पर आ जाइए, बहुत हाई ऑब्जेक्ट। जी ठीक है, ठीक है, आपका आप पूरा पॉलिटिकल मामला है, ये लोग बोलते हैं। एक टीवी के पत्रकार को तो वो तो महिलाओं का कौन है भाई साहब, कौन मानने के लिए लड़ रहे हैं? सुनो विषय से मत हटिए सर, एक मिनट विषय से मत हटिए सर, एक मिनट विषय से मत हटिए सर, एक मिनट सर, एक मिनट विषय से मत हटिए सर, विषय से मत हटिए सर, विषय से मत हटिए प्लीज प्लीज। अरे बाबा, इस विषय पे मत आइए ना, मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ उस पर आइए। एक मिनट सर, अवधेश जी एक मिनट, 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 एक शब्द पे मनोज जी आपने अपना विरोध दर्ज करा दिया शब्द पर, और विषय पर आ जाए। जी फायर, अरे फायर ब्रिगेड को बुलाओ साहब, तो बहुत मनोज जी आप विषय पर आए साहब, आप थोड़ा रोकिए ना, हमको बात करने दीजिए। देखिए, ये हम लोगों का फिर पूरा अगर आपका बात सच हो, आपके बात सच हो कि ऑपरेशन को ज्यादातर बात करने दीजिए। जब इनके पास तर्क नहीं होते तो इसी ढंग के कुतर्क करने आते हैं मनोजीत मंडल, इनके पास कोई जवाब होता नहीं है, कोई जानकारी इनको होती नहीं है, चले आते हैं इस तरह की बात करके ये बहस को डिरेल करते हैं, सर कुछ नहीं आता। सर एक मिनट, ये बहस को डिरेल करने आते हैं, कई बार हम इनके साथ बहस कर चुके हैं। सर एक मिनट सर, मेरा निवेदन है, ये बात एक जवाब एक मिनट सर, एक मिनट मनोजीत जी, मेरा निवेदन हुआ, ये बता दीजिए हम सुन लेंगे क्या, ये नहीं हो सकता है। देखिए, ये अगर अपोजिशन का जो जेन्युइन अपोजिशन नहीं था तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना कि ये देखिए, प्रिंसिपली अपोजिशन हम लोगों का नहीं था। बिल्कुल सही है, हम लोगों का कोई प्रिंसिपल अपोजिशन नहीं था इस बिल के बारे में। हम लोग चाहते थे इस तरह का बिल हो जाए, लेकिन के बारे में हम लोगों का अपोजिशन था। ये जो अब बात अपने जाकर भाषण सांसदों के आज जब पास हो गए तो आपको लग रहा है नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग जो बात करते हो मैदान पे, ये लोग आप तो नहीं मानते हो ना। अभी आपने जो बात की है महिला सशक्तिकरण के लिए, इस बिल के अंदर कुछ तरह प्रावधान है जिसमें मुस्लिम महिला के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे। आप देखते हैं, अभी तो ये बिल जब होगा, जब प्रयोग होगा तभी आपको पता चलेगा। प्रयोग होने दीजिए पहले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रथा रहने चाहिए। अगर आपके पास कुछ हो तो आप चलिए सिविल कोड के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के आगे चलिए ना, उसके ऊपर चलिए। दो चीजें आज की डिबेट से जरूर निकल कर आई। एक मिनट अवधेश जी, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, एक 30 सेकंड, मैं इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा। कि ये जो बिखरता विपक्ष बता रहे हैं, मैं आपके यहाँ से भविष्यवाणी करके जा रहा हूं कि आने वाले वर्ष में विपक्ष के अनेक दल आपको खत्म, लुप्त प्राय दिखेंगे। ये जो स्थिति बनती जा रही है, भाजपा में अनेक दल समाहित हो जाएगा। कल के अगर वातावरण से कुछ मुझे संकेत मिल रहा है और 2024 तक आप एकदम आपका विषय यही है। ठीक है, बिल्कुल मेरा विषय यही है। कोई पार्टी कहीं मर्ज होती है, उससे ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन बड़ी जो चिंता की बात यह है कि वो है कि देश में एक मजबूत विपक्ष तो होना ही चाहिए, लोकतंत्र की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल मजबूत नहीं, काम करने वाली सरकार चाहिए, लेकिन उसके बावजूद देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। पर अगर विपक्ष बिखर रहा है तो विपक्ष को, अगर विपक्ष बिखर रहा है तो विपक्ष को खुद आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना है, क्यों विपक्ष के साथ ऐसा हो रहा है। मनोजीत मंडल जी ने एक बड़ी बात की, उन्होंने कहा राहुल गांधी जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो भाग गए हैं मैदान छोड़ करके, वैसा भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, ये भी अवधेश जी की बात में इसमें जरूर दम है कि बात जो देश का माहौल बदला है उसके कारण कहीं ना कहीं जो है तमाम पार्टियों में, तमाम सांसदों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर खाने आत्मचिंतन, आत्ममंथन भी चल रहा है। लेकिन विपक्ष के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, विपक्ष को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोजीत जी, आप यहाँ कोलकाता से जुड़े, और आप तीनों के लिए आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। 2 टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। रोज रात को 9 बजे आप देख सकते हैं 2 टूक, और इसका पुनः प्रसारण रात 11 बजे। नमस्कार।